सरकार जो है बच्चों के साथ बहुत धोखाधड़ी कार्य कर रही है। ग्रुप डी में जो इतना बड़ा बदलाव बोल सकते हैं, स्कैम भी बोल सकते हैं, धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री है, रेलवे मंत्री है, फिर ऐसा लापरवाही क्यों कर रहे हैं? दंगा हुआ रेलवे ग्रुप डी को लेकर। तो सरकार को पता ही नहीं रहता है कि कब का वैकेंसी निकालना है, क्या करना नहीं करना। इनके सीजीएल के एग्जाम में एक रूम में 20-20 बच्चे पास होते हैं, एक रूम में एक भी बच्चे पास नहीं होते हैं। हाउ पॉसिबल फॉर द एग्जामिनेशन, सीजीएल एग्जामिनेशन? ऐसा दूसरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पहले वीडियो में सर का इंट्रोडक्शन में आप लोगों को करवा दिया, किस चीज से रिलेटेड आप लोगों को क्लासेस देंगे और मोटिवेशन देंगे, जानकारियां देंगे, सारा चीज आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर से थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा कि ग्रुप डी में जो इतना बड़ा बदलाव बोल सकते हैं, स्कैम भी बोल सकते हैं, धोखाधड़ी भी बोल सकते हैं। क्यों मैं ये स्कैम और धोखाधड़ी वर्ड का इस्तेमाल किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और हमारे जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने शुरू में किया क्या, बोला क्या और अंत में हुआ क्या, तो ये चीज को देखते हुए तो स्कैम और धोखाधड़ी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सर से बातचीत करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो भर्ती 2025 साल में आया हुआ है, आखिर इनका क्या कहना है सरकार के प्रति और छात्रों के प्रति, बताइए। 2019 साल में थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूं आप लोगों को, 2019 साल में लास्ट बिना आईटीआई का रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ था और ठीक जैसे ही फॉर्म फिलअप खत्म हुआ था तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी की जितने भी भर्तियां आने वाली है उसमें मस्ट एंड मैंडेटरी कर दिया गया है, आईटीआई लगेगा ही, उसके बिना आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अब इसको देखते हुए जो छात्र है वो लोग भागे दौड़े चल पड़े एनसीवीटी एससीवीटी में भर्ती होने के लिए, आईटीआई करने के लिए। भैया किसी का 1 साल बर्बाद हुआ, किसी का 2 साल बर्बाद हुआ, किसी का पैसा बर्बाद हुआ, किसी का समय बर्बाद हुआ। तो जब अंत में आईटीआई हटाना ही था तो फिर आप ये नोटिफिकेशन को क्यों लाए थे? क्या खामखा 2 साल किसी का बर्बाद हम लोग किए? चलिए मान लिए कि आईटीआई हटा तो वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ा? इस विषय पे क्या बोलना है आपका? देखिए, सबसे पहले बात कि क्या बोले, सरकार जो है बच्चों के साथ बहुत धोखाधड़ी कार्य कर रही है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रुप डी में भी ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाला भी उनके लोग जो हैं वो नॉन आईटीआई वाले हैं, बैठे हुए हैं और ज्यादा पैसा लेकर, उनके साथ पैसा लेकर आप रखे हुए हैं, या कोई भी उनके पास दलाल होगा, चलो भाई आईटीआई हटा देते ताकि अपने लोगों को वहां पे डाल सकते हैं, ताकि आने वाले बच्चे जो फॉर्म फिलअप करे, जो मेहनत किए, उनका जॉब नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े एग्जाम देख सकते हैं कि आईपीएस का जो फर्जी निकल सकता है तो सीजीएल में फर्जी निकल सकता है। तो आईटीआई और ये नॉन आईटीआई बात क्या है, ग्रुप डी कौन सी बड़ी बात है? एक छोटा सा चीज है, आप अच्छे समझिए। आईपीएस जो आईएएस जो बनते हैं उसमें जब से बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है, सीजीएल में एग्जाम बड़ा फड़ा हो सकता है, तो ये छोटा सा चीज है सर, ये छोटा सा है ग्रुप डी। अगर ये बात मानिए कि एक बच्चे को 11-12 करने में 2 साल लगती है, इसमें बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10 के बाद आईटीआई करते हैं, सोचिए उसके बाद वो एचएस करते हैं, सोचिए उसके साथ 2 साल बर्बाद हो रहा है। अगर आप नॉन आईटीआई को भी वैकेंसी दी, बहुत अच्छी बात है, उसमें एक कैटेगरी कर देते हैं, जैसे हर एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं कि हाँ ये आपका मतलब बहुत से बड़े बड़े पोस्ट निकलता है, तो ये एसटी के लिए इतने वैकेंसी है, ओबीसी के लिए इतने वैकेंसी है, नॉन आईटी की इतने वैकेंसी है। जैसे आप मान लीजिए जब नेवल में आप जाइएगा, आर्मी में भी जाइएगा, जब नेवी का फॉर्म निकलता है तो उनका नॉन बोल कर टेक्निकल आता है, उसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट आईटीआई के एग्जाम के लिए आप तो कम से कम वैकेंसी बढ़ाना चाहिए कि नहीं, ये आप लोग का जो आईटीआई किया उनके लिए ये वैकेंसी है और जो आईटीआई नहीं किया उनके लिए वैकेंसी है। अब ऐसा ना हो कि आईटीआई वाले भी हैं, नॉन आईटीआई एग्जाम में गए तो मालूम चला कि पूरा टोटल मेरा जो एग्जाम पैटर्न जो है ऑलरेडी बदला हुआ है। तो बताइए, हर एक इसके पहले भी नोटिफिकेशन में आएगा, नहीं ये वैकेंसी हम लोग का ये पैटर्न रहेगा एग्जाम के लिए, ये पढ़ना। मालूम चला कि हम लोग एग्जाम में जब जाएंगे तो पता चला कि कुछ और ही दे दिया गया है। एक बात मैं यहाँ पर बोलूंगा, जो प्रधानमंत्री है, रेलवे मंत्री है, ये लोग तो आम इंसान है नहीं भाई, इनके पास वो सारे गुण हैं, वो सारे सिस्टम है, कैसे देश को चलाना है, यंग युवा पीढ़ी को चलाना है। तो ये लोग आखिर ऐसा लापरवाही क्यों कर रहे हैं? दंगा हुआ रेलवे ग्रुप डी को लेकर, इससे पहले भी आपने देखा, अग्निवीर को लेकर दंगा हुआ आपने देखा और फिर उसको ठीक किया गया। तो मेरा मानना यह है, सरकार आप लोग देश चला रहे हैं तो एक सिस्टम हो सकता है,
ठीक है। सिस्टम क्या है, जब रेलवे ग्रुप डी का इतना बड़ा बवाल चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी में 2 पोस्ट में भर्ती होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है और एक नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट भर्ती ला रही है तो भैया जाहिर सी बात है टेक्निकल डिपार्टमेंट में नॉन टेक्निकल वाले फॉर्म भर ही नहीं सकते, और जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें भैया सब कोई भर सकता है, उसमें कोई माजरा नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि सरकार ये मसला यहां पर ला सकती थी कि रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट में सिर्फ टेक्निकल वाले फॉर्म भरेंगे और बिना टेक्निकल में सिर्फ बिना टेक्निकल वाले भरेंगे। इससे क्या हुआ, जिसका जो सीट है वो उनका हक का रहा, वो लोग अपने में कंपटीशन किए। तो क्या ये चीज कर सकती थी सरकार? देखिए, सबसे पहला बात तो सरकार को पता ही नहीं रहता है कि कब का वैकेंसी निकालना है, क्या करना नहीं करना। इनके जो नीचे जो होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी जो लोग होते हैं, जो आईएएस बैठे हुए रहते हैं और बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे रहते हैं, उनको पता होता है कि इसके बाद ये प्रोसेस में डालना है। उनको सिर्फ बोला सर ये काम करना, बस सर को बताना है, बस सर प्रधानमंत्री जी हो चाहे रेलवे मिनिस्टर हो, वो सिग्नेचर कर देते हैं। इनको ये पता नहीं होता था इसके बाद का इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चे पे। अभी मान लीजिए कि रेलवे का जो अभी निकला तो बच्चे कोई कंफ्यूजन में, हम करें तो क्या करें। अभी उसके बाद में इसी तरह चलता रहेगा तो आने वाला समय में ऐसा भी होगा कि जो दलाल बैठे हुए हैं या कहीं सेटिंग जगह बैठे हुए एग्जाम में बैठे हैं और ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये तो नॉर्मली है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं गलत है तो प्रमाण कर दीजिए। एकदम सीजीएल के एग्जाम में एक रूम में 20-20 बच्चे पास होते हैं, एक रूम में एक भी बच्चे पास नहीं होते हैं। हाउ पॉसिबल फॉर द एग्जामिनेशन सीजीएल एग्जामिनेशन? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे बच्चे टैलेंटेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक रूम में अगर मान लीजिए 30-32 बच्चे बैठे तो 20 लड़का पास हो जाए, रोल नंबर वाइज एकदम सीरियल वाइज रोल नंबर करते। इसका मतलब क्या होता है? आईपीएस एग्जाम में सोचिए ना, जब फर्जीवाड़ा के उसको बेल पे बेल मिल रहा है, तो उसी तरह ग्रुप डी का भी होगा। बच्चे एग्जाम देंगे, पेपर लीक हो जाएगा, उसका फिर बच्चे का फिर वैकेंसी आएगा, उससे जिंदगी खत्म हो जाएगा। एक और बात यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा, आपसे पर्सनली डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये बात गलत होगा तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। चलिए, मैं मान लिया कि 12 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी 2024 साल में 12 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन आया, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप सिर्फ आईटीआई वाले ही कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप इतना से इतना तारीख को होगा और वैकेंसी जो है वो 32,438 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद आज फाइनल फुल नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में सरकार मेंशन कर दी है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म हर कोई भर सकेगा। अब आप एक बात बताइए, 32,438 जो वैकेंसी है ये सिर्फ आईटीआई बेस का वैकेंसी था, ठीक। और अब प्रेजेंट में जब आईटीआई हटा दिया गया है तो इस वैकेंसी को तो बढ़ाना चाहिए, बढ़ाई क्यों नहीं सरकार? देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना इसमें फंड का खेला है। आप पहले बात तो समझ लीजिए, क्योंकि नॉन आईटीआई आईटी वाले, हाँ, अगर आईटी वाले बच्चे बहुत कम हैं, नॉर्मली हो सकते हैं, उतना भी नहीं है, नॉन आईटी वाले बच्चे बहुत है। अगर आपको एवरेज मार्क्स अगर मान लीजिए अगर 250 रुपये पकड़ते हैं, 250, तो सोचिए कि कम से कम 2-4-5 करोड़ तो फॉर्म फिलअप होगा ही आराम से। उसके बाद समय लेंगे, उसके बाद मान लीजिए किसी का पेपर लीक हो गया या कुछ हो गया तो उसका दायित्व कौन होता है? सरकार का फंड आ ही रहा है, उसके बाद वो पैसा लेकर भी पूंजी वाले पति को देंगे, उससे इंटरेस्ट लेंगे, ये सरकार चल रही है। फैक्ट तो ये दिखा जा रहा है ना। अगर आईटीआई के लिए अगर नॉन आईटी के लिए फॉर्म ले, ठीक है, आपको तो वैकेंसी देना चाहिए कि नहीं भैया, आपको बढ़ाकर इतना वैकेंसी कर दिया जाए ताकि आने वाले समय किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या समस्या पैदा ना हो। अगर आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आपको फंड देख रहे हैं कि अगर हम वैकेंसी बढ़ाएंगे तो मेरा फंड कम हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर एवरेज में समय बताया कि 250 रुपये आप लीजिए, 250 रुपये लेने के बाद आप 5 करोड़ आदमी से डिवाइड कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, देखिए कितना पता चल जाएगा आपको, कितना करोड़ मिलियन में हो जाता है वो पैसा। और सबसे बड़ी चीज आपको बात आप समझ लीजिए, अभी रेलवे में जितना भी काम हो रहा है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है, सारे देख रहे हैं, मजदूर देख रहे खड़े हुए, इसका मतलब वैकेंसी नहीं है तो वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल कैसे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कैसे दिया जा रहा है। तो ये चीज गुमराह करने के लिए सिर्फ वैकेंसी दिया गया है। देखिएगा आने वाले समय ऐसा ना हो, मैं भी ऐसा ना हो कि फिर मालूम चला कि ये वैकेंसी में कुछ एग्जाम दिए, पेपर लीक हो गया, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है बड़ा अभी आप देख सकते हैं बीपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम बिहार का, उसमें पेपर लीक कर दिया गया, फिर भी उसमें चुप बैठे हुए लोग। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जब ये बात उठा है तो आप एक चीज देखिए, हमारे भारतवर्ष में हर एक राज्य में कुछ ना कुछ इल्लीगल काम होता है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का। मैं अभी रिसेंट में पश्चिम बंगाल ही लूंगा या बिहार भी लूंगा, सभी लूंगा। मतलब जो गवर्नमेंट है, हर जगह का गवर्नमेंट को देख लीजिए भैया। मैं बिहार को लेता हूं, बिहार का बात कर रहा हूं। बिहार के जो नीतीश सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी जी है, भैया सभी को मैं थ्रो कर रहा हूं कि आप लोग
क्रिमिनल के घर पर कोर्ट का नोटिस नहीं भेजते हैं, रेपिस्ट के घर पर कोर्ट का नोटिस नहीं भेजते हैं कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको ये सजा मिलेगा, वो सजा मिलेगा। आज तक रिकॉर्ड किसी क्रिमिनल के घर पर नोटिस नहीं गया है कोर्ट का। लेकिन जो खान सर है, बच्चों के हित के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए वो बिना निस्वार्थ लड़े जा रहे हैं। और उनके घर पे जो वहां की गवर्नमेंट है, नीतीश गवर्नमेंट, वो कोर्ट का लीगल नोटिस भिजवाती है। लीगल नोटिस में पता है क्या लिखा रहता है? टोटल 16 पन्ना का वो लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस में लिखा गया है कि खान सर आप प्रोटेस्ट बंद करिए, बच्चों को शांत करवाइए, अगर नहीं करवाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। तो अब एक बात बताइए, ये जो कोर्ट का नोटिस आया है, जो भी वकील टाइप किया है, किसी के भी बोलने से टाइप किया है, वो क्या मतलब मंदिर का घंटी है क्या? कोई आकर उसको जैसे बजा दे रहा है वैसा साउंड दे रहा है क्या? क्रिमिनल केस उनको दर्ज करना है खान सर के ऊपर? थोड़ा सा बताइए क्या करना है। देखिए एक्चुअली देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, खान सर को खान सर उस प्रोटेस्ट में थे ना, इसी वजह से उनके ऊपर टारगेट बेस किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज है, देखिए सबसे बड़ी चीज सभी को जानता है कि बिहार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे की तादाद बढ़ने के कारण बढ़ रहे हैं या जानकारी हो रही है। अब वहां के बच्चे, सारे बच्चे जो है ना बाहर जा रहे काम करने के लिए। अब ना वहां का सरकार आस्ते से ना वहां के बच्चे जाग रहे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब वो अपना हक मांगने के लिए जब वो रेडी हो रहे हैं तो वहां की सरकार की दबा रही है कि बच्चों को नहीं ये वो पढ़ो मत, तुम लोग जाओ बाहर काम करने के लिए, हम अपना रोटी सेकते रहे। अरे वहां आप जो बोलते हैं कि विशेष दर्जा दीजिए, बिहार में वो एक छोटा सा मुद्दा मैं बता रहा हूं, विशेष दर्जा किस बेस पे दिया जाता है? आपके पास सब अवेलेबल है। हाँ। तो आप जो वहां के बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े तो कुछ नहीं करते हैं, बड़े बड़े जो वहां डीलर हैं वो पैसा खा जाते हैं, रोड नहीं बन पाता है, जिम्मेदारी किसकी है? आप ही के लोग ना वो बैठे टेंडर ठेकेदार चला रहे हैं। आज जब सवाल उठा रहे हैं तो उनको बोले जेल में भेज देंगे, उनको बोल रहे जेल में भेज देंगे। अब खान सर जब बात आई है तो खान सर क्या करते हैं, या बहुत सारे लोग भी, बहुत सारे वहां जो लोग हैं वहाँ स्टूडेंट जो शिक्षक वो पढ़ाते हैं, वो चीज को, दर्द को, पीड़ा को समझ रहे हैं। एक उम्र जा रहा है, एक उम्र के बाद कोई नौकरी नहीं मिलता। बाकी हाँ, एक क्रिमिनल हो जाए 10 के नेता जरूर मंत्री बन सकता है। बाकी एक अगर क्रिमिनल केस लग जाए, क्रिमिनल आ जाए तो आईपीएस नहीं बन जाता। बाकी क्रिमिनल हो तो आपको पीएम, सीएम, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, काउंसिलर, उसके बाद ये ग्राम प्रधान, पंचायत सब कुछ बन सकते हैं। बाकी आप पुलिस नहीं बन सकते, आर्मी में नहीं जा सकते, ये तो बहुत गलत बात है। और पता है आप खान सर ने क्या डिमांड रखा था? पेपर लीक हुआ तो खान सर और छात्रों का एक ही डिमांड था, पेपर लीक होने का पूरी सबूत हम लोगों के पास है। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप बस एग्जाम को पूरी रद्द करवाकर फिर से एग्जाम को करवाइए। और नॉर्मलाइजेशन जो वो लोग लाए हैं, नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी के इतिहास में नहीं था, हाईली नॉर्मलाइजेशन उन्होंने नियम लाया। तो बस सर का, छात्रों का 2 चीज का डिमांड था, पेपर का एग्जाम फिर से करवाइए और नॉर्मलाइजेशन हम लोग लागू नहीं होने देंगे, बात खत्म। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ पे एग्जाम हुआ था तो वहां पे तो भाई कैमरा था ना, तो आप कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कैमरा बंद करके बैठे हुए, कैमरा नहीं जाए तो ये हो गया, तो ये गलत बात है। कहीं नहीं कि इसके पीछे यार आपको सर पता होना चाहिए, नीट के एग्जाम में जो इसके पहले एग्जाम हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि 15 करोड़ का डील हुआ था। अच्छा। जो डॉक्टर का जो नीट के एग्जाम जो हुआ था, स्कैम हुआ था, अब तक 15 करोड़ का डील हुआ था, मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मालूम है। और इसमें एक चीज, फिजिक्स वाला जो कि सबसे बड़ा अभी का कॉम्पिटिटिव चैनल है वो, और फिजिक्स वाला के ऊपर भी केस दर्ज किया गया था, क्योंकि फिजिक्स वाला के पास पूरी प्रूफ था किस तरह से नीट, जेई ये सब में धांधली जो हुआ था, पूरी उनके पास प्रूफ था, उनके ऊपर भी सरकार ने एक्शन ले लिया था। तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखिए सबसे बड़ा समझ लीजिए कि अभी हम लोग का जो हिंदुस्तान जो है, युवा जिसको युवा पीढ़ी बोलते हैं ना, युवा सीढ़ी बोलिए, युवा पीढ़ी बोलिए, रीढ़ का हड्डी बोलिए, वो जो है ना अभी स्ट्रोंग है। अभी हम लोग का जितना भी युवा है भारत का, जितना भी हिंदुस्तान के भारत का जितने भी लोग हैं सभी यंग हैं। अभी यंग समय में अगर आप हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा पाइएगा ना तो आने वाला 10 साल या 15 साल बाद में ये जितने युवा है वो बूढ़े की तरफ चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद देखिएगा कि चाइना भी हावी हो जाएगा, क्योंकि चाइना में भी बूढ़े लोग की संख्या ज्यादा है। आप सोचिए जब वो बुढ़े इतने फॉरवर्ड हैं तो सोच लिए कि यंगर आएंगे तो कितने फॉरवर्ड होंगे, ये भी देखने वाली बात है। पर सरकार क्या कर रही है कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, बस हिंदू मुस्लिम कीजिए, वो हिंदू है मुस्लिम है, वो हिंदू है मुस्लिम करते रहिएगा और अपना रोटी सेकते रहिएगा। उनका बच्चे विदेश में पढ़ते रहेंगे, वो आएंगे, डिग्री लेंगे, एमएलए एमपी सब बनेंगे, फिर आपको बोलेंगे आप मेरे पीछे झंडा धोइए, बस आपका बच्चा आगे विदेश में बाहर में जाकर काम कीजिएगा, 2 रोटी 5 रोटी के तो मजबूर कर दिया जाएगा। अब नहीं पड़ेगा, शिक्षा ऐसी खत्म हो जाएगा, शिक्षा पे खर्चा हो रहा है, स्वास्थ्य पे खर्चा, पैसा जा कहाँ रहा भाई? सवाल मुद्दे बहुत सारे हैं।
तो इस आज के इस वीडियो का थोड़ा लास्ट सवाल अब यही रहेगा कि हम लोग आने वाले यंग युवा पीढ़ी या प्रेजेंट में जो लोग हैं, आखिर सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोग आखिर क्या ही कर सकते हैं? देखिए, सिस्टम में ठीक करने के लिए सबसे पहला बात कि हम लोग को सही समझना होगा, राजनीतिक समझना होगा, पढ़े लिखे लोगों को आना होगा, हक के लिए लड़ना होगा। हक अगर नहीं लड़ेंगे, आप सोचेंगे छोड़ो यार, मेरा सबसे बड़ी अभी जो प्रॉब्लम जो चल रहा है ना, अरे वो तो उसका मैटर है, मेरा तो नहीं है। हाँ, ये गलत है। अगर आग हमारे घर में लग रही है ना, तो बगल वाला घर भी आग लगेगी, आज न कल लगेगी। इसको ध्यान में रखते हुए आप एक साथ मिलके आप लोग को ये कार्य करना होगा। आप लोग राजनीतिक में जाएं, राजनीति को पहले समझे। अगर मान लीजिए हम चेयर पर बैठे तो दाम चेयर का होता है। अगर आज एमएलए हैं या एमपी हैं, जो भी हैं, चेयर खत्म तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी को लड़ाई लड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, पैसा दे दे के अपना जिंदगी बचाते हैं, अपने बच्चों को बीघा बीघा जमीन खरीद देते हैं। आपको क्या मिला है? आप थोड़ा नोट कीजिएगा। इस पे भी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे, और आईटीआई नॉन आईटीआई का जो मसला है वो सरकार पे छोड़ दे। इस पे बहस कीजिएगा। आप लोग ट्रेंडिंग मुद्दा बनाएं, ट्विटर पे चलाएं, ये सब चले। बाकी गलत ना करें, कहीं पे आगजनी ना करें या कुछ भी तोड़फाड़ ना करें। ये आपका चीज है, क्योंकि आपका टैक्स से बनता है, किसी का टैक्स से नहीं बनता। ये आपका टैक्स का पैसा है, या आप जो कमाते हर एक टैक्स जो देते उनके पैसे सब कुछ बनता है। इसीलिए इस चीज से बचना है। देखिए, आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक करना है, वर्चुअली नॉट फिजिकली। अगर करना है शांतिपूर्वक करना है। ये बात हमेशा याद रखें। आप जो आज लोग कर रहे हैं ना, आप बहुत इसमें षड्यंत्र है। बात अगर बोलने जाऊंगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए बात याद रखिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ट्रेन चलाइए, मिलकर चलाइए, अच्छी बात है। बाकी किसी भी गलत अफवाह में ना जाए, और सबसे बड़ी बात है गलत चीजों में ना जाए। यही बोलना मैं चाहता हूँ। ऐसा आने वाला आपका जिंदगी जो है अग्निवीर की तरह खराब हो जाएगा। जिस तरह स्टार्टिंग हुआ था, तोड़ फोड़ किए थे, उसके बाद केस हुआ, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार इस तरह का ना करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, और एक मुद्दा चला, देखिए मुद्दा आज ना कल सफल होगा ही होगा। चलिए, आज का ये वीडियो का टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूं। आने वाले टाइम में फ्यूचर करियर फाउंडेशन चैनल पर बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड, एसएससी जीडी से रिलेटेड आप लोगों को क्लास इनके थ्रू देखने को मिलता रहेगा, गाइडलाइंस मिलता रहेगा। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।